प्रशांत को देखते ही प्रभावती की जान में जान आ गई। प्रशांत ने भी जैसे ही माँ को देखा दौड़कर उनके गले लग गया। माँ, यह कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? प्रभावती के गले से आवाज ही नहीं निकली। बहुत जोर से हिंचकी लेकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। प्रशांत ने उन्हें रोकने की कोई चेष्टा नहीं की। इस रोने में प्रभावती को विशेष आनंद मिल रहा था। बरसों से इकट्ठे दुख का अंबार जैसे किसी ने धोकर बहा दिया हो। थोड़ी देर बाद धीरे से प्रशांत स्वयं हटा और उन्हें बैठाते हुए पूछा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? अंदर, वह बड़ी कठिनाई से बोली। एक क्षण को मन हुआ कि कह दे, पिताजी है ही कहाँ, पर जीभ को दांतों से दबाकर खुद को बोलने से रोक लिया। सच बात तो यही थी कि वह अपने जिस पिता के बारे में पूछ रहा था वह तो कब के विदा हो चुके थे। अवकाश ग्रहण के 2 माह बाद ही या एक तरह से प्रशांत के पैरों पर खड़ा होते ही उनकी देह भर रह गई थी और जैसे सब कुछ उनका उड़ गया था। अपनी आवाज की एक करक से, अपनी भाव के एक इशारे से पिताजी का जो व्यक्तित्व इस बात की तरह सबके सामने बिना आए ही खड़ा हो जाता था, वह पिताजी अब उसे कहाँ मिलेंगे? प्रशांत दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो तुरंत प्रभावती के पैरों पर रजनी आकर झुक गई और साथ ही 7 बरस का नन्हा प्रकाश। उन्होंने पोते को भींच कर छाती से लगा लिया। मेले में बिछुड़ गए परिवार की तरह वह सबसे मिल रही थी। पूरे 7 साल बाद प्रशांत और रजनी से भेंट हो रही थी उनकी। वह प्रकाश को तो चलते हुए पहली बार देख रही थी। उसकी डगमग चाल, तुतलाती बोली, कच्ची दूधियां हंसी, यह सब वह देख सुन नहीं सकी थी। साल दर साल केवल उसके जन्मदिन पर उनके पास प्रकाश का एक सुंदर सा फोटो आ जाता था और उन्हें इतने से ही संतोष कर लेना पड़ता था कि अब मेरा प्रकाश ऐसे दिखाई देने लगा है। 7 साल पहले जब वह कुल 9 माह का था, तभी प्रशांत घर छोड़कर अपने परिवार को लेकर वहां से दूर बेंगलोर चला गया था। इस अलगाव के पीछे मुख्य कारण था प्रशांत और सुशांत की आपसी नासमझी और उनके पिता द्वारा बोया गया विषैला बीज। सुशांत डॉक्टर था और प्रशांत कॉलेज में शिक्षक। बस यही अंतर दोनों के मध्य उनके पिता के कारण भरा होता चला गया और इतना भरा कि फिर पाटा न जा सका। उनके पिता सत्यव्रत शुरू से ही चाहते थे कि प्रशांत और सुशांत दोनों बच्चे डॉक्टर बने। इसके लिए उन्होंने अपनी सीमित आय की कभी परवाह नहीं की। उनका बराबर यही प्रयत्न रहा कि उनके बच्चों को कभी किसी चीज का अभाव न खटके। सत्यव्रत दफ्तर से लौटने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते, उनका पाठ सुनते, उन्हें समझाते, उनकी गलतियां सुधारते, उन्हें स्वयं नाश्ता परोसते, उनके कपड़े बदलते, बत्ती जलाते, मसहरी लगाते, पुस्तकें खोल कर रखते। बच्चे पढ़ते पढ़ते सोने लगते तो पंखा चला देते, दूध का गिलास थमाते, कभी अपने हिस्से का दूध भी दोनों के गिलास में उड़ेल देते। सोचते, बहुत पढ़ते हैं दोनों बच्चे, गिलास भर दूध से इनका क्या होगा? भविष्य के दर्पण में उन्हें 2 डॉक्टर बेटों का अक्स दिखाई पड़ता और वह दोगुने चौगुने गर्व से झूम उठते। अपने इस सपने को बुनने में इसी बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि असल में उनके बेटे क्या चाहते हैं, उनकी रुचि किस बात में है, डॉक्टर बनने में या इंजीनियर अथवा कुछ और बनने में। सत्यव्रत इस मामले से एक तानाशाही की तरह थे। जो सोच लिया वह बच्चों को पूरा करना ही है। वह सदा यही सोचकर चलते थे, पर ऐसा हो कहाँ सका। बड़े लड़के प्रशांत को डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं थी। उसका कविताओं, कहानियों, पेंटिंग, साहित्य में खूब मन लगता था। कई बार वह पढ़ाई के ही मध्य में आड़ी तिरछी लकीरें खींचता पकड़ा जाता था। कभी रेखा गणित की आकृतियां बनाते बनाते पन्ने पर कविता लिखने लगता था। सत्यव्रत की नजर उस पर पड़ जाती तो जैसे आग में घी पड़ जाता। खूब कसकर धुनाई होती उसकी। खाना बंद कर दिया जाता, उसे सोने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि प्यास से उसका कंठ सूखने लगता, पर वह नल में मुंह नहीं लगा सकता था। वह अक्सर कहा करते, साहित्य, पेंटिंग, कविता भी कोई विषय है क्या बेटे? प्रभावती यह सुन सन रह जाती, हाथ जोड़कर कहती, मेरे बेटे को इतना मत सताओ। उसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि वह इतना बढ़िया कहानी लिखता है। तुम्हें कब अक्ल आएगी पता नहीं। कविता कहानी से पेट नहीं भरता, वह चीख कर कहते। जानती हो ना कि कितने कवि और लेखक भूखों मरते हैं। वह इतने से ही बस न करते, कहते, मैं जानता हूँ तुम ही प्रशांत का दिमाग बिगाड़ रही हो, पर अच्छी तरह समझ लो, इसे कवि या शिक्षक नहीं, डॉक्टर ही बनना है। इसका भोजन अभी तो एक दिन ही बंद हुआ है, कभी हफ्ते भर भी बंद किया जा सकता है। और प्रशांत को रूम के अंधेरे में बंद कर दिया जाता। डर से प्रभावती के हाथ पैर फूल जाते। क्या कहे बेटे को? हर व्यक्ति एक ही बात को आसानी से नहीं सीख सकता। किसी के लिए हिसाब आसान है तो किसी के लिए इतिहास। प्रकृति ने सबकी समझ का पैमाना एक कहाँ रखा है। पर वह यह भेद अपने पति को न समझा पाती।
उन्हें तमाशाई बनकर चुपचाप सब कुछ देखना पड़ता, सहना पड़ता। सबसे बुरी हालत तो प्रशांत की हो गई थी। अपनी और पिता की इच्छाओं के मध्य वह झूलता रहता था। न वह कविता लिखना छोड़ सकता था, न पिता की तमन्ना पूरी करने से पीछे हटना चाहता था। दिन रात किताब उसकी आंखों के आगे लगी रहती थी। इस चक्कर में आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा लग चढ़ गया था। चेहरे की चमक खो गई थी। वह किसी से कुछ कहता नहीं था, बस भीतर ही भीतर छटपटाता रहता था। इसके विपरीत सुशांत की आंखों के आगे बस एक ही सपना तैरता रहता था, डॉक्टर बनने का। उसके लिए उसने पिता से मदद लेने की जरूरत थी, न माँ से। प्रशांत को बड़ी तेजी से पीछे छोड़ता हुआ सुशांत अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। सत्यव्रत उसे देख देख कर निहाल होते रहते थे। पड़ोसियों में बखान करते और दोस्तों से तारीफ करते न अघाते। सुशांत से तुलना करके वह प्रशांत को नीचा दिखाते रहते। सुशांत प्रशांत से सिर्फ 1 साल ही छोटा था, पर दोनों एक ही कक्षा में थे। दोनों ने एक साथ ही मेडिकल में दाखिले के लिए तैयारियां की थी और साथ ही परीक्षाएं भी दी। नतीजा निकला तो प्रशांत असफल था और सुशांत सफल। सुशांत आगे की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरपुर रवाना हो गया। प्रशांत अपनी असफलता के साथ पिता के व्यंग्य बाणों से घायल अपने कमरे में बंद हो गया। प्रभावती चीख कर बोली थी, इसीलिए तो कहा था, इसे जो राह पसंद है उसी पर चलने दो। जिस पढ़ाई में इसकी रुचि नहीं है उसमें धक्के देकर मत चलाओ। इसकी अपनी कोई राह नहीं है। मेहनत से जी चुराने की सजा इसने पाई है। सत्यव्रत बोलते, पूरे समाज में इसने मेरी नाक कटवा दी। तुम्हें कुछ पता है कि क्या करेगा यह आगे? कलम घिसेगा, कलम, बस। कौन जानता है कलम घिसते घिसते यह कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सुशांत ने अगर तुम्हारी डॉक्टरी की लाइन पकड़ ही ली तो क्या हुआ, प्रशांत भी मनचाहे क्षेत्र में कहीं ज़्यादा सफल हो जाए। तुम साहित्यकारों कवियों के महत्व को नकारते क्यों हो? ऐसी बहसों से सत्यव्रत प्रभावती की ओर से बेटे को मिलने वाली तरफदारी समझते। वह कहते, मैं उसे राह दिखाता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है? क्या मेरा बेटा नहीं है वह? किसी भी पौधे के विकास के लिए उसकी काट छांट जरूरी है। वही काम मैं भी कर रहा हूँ। प्रभावती को कहना ही पड़ता, पर काट छांट इतनी अधिक न करे कि पौधे का विकास ही न हो पाए। पर अपनी जिद पर अरे सत्यव्रत ने प्रशांत से फिर डॉक्टरी में प्रवेश की तैयारी कराई, पर नतीजा फिर वही निकला। तीसरी बार प्रशांत ने जबरदस्ती तैयारी नहीं की। मन में पिता के प्रति एक विद्रोह, एक क्रोध लिए प्रशांत उन दिनों भटकने लगा था। न वह ढंग से खाता पीता था, न सोता था और न घर में रहता था। देर रात तक वह घर से बाहर रहता, यहाँ तक कि घर के सदस्यों से उसकी बातचीत भी बंद हो जाती। पिता की तो वह सूरत भी नहीं देखना चाहता था। जब सत्यव्रत ने प्रशांत का यह रूप देखा तो धीरे धीरे उसके प्रति उनका रुख बदलता गया। अब वह केवल सुशांत की देखरेख में खोए रहने लगे। प्रशांत की ओर से उनका मन खट्टा हो गया। अपने बेटे के रूप में मात्र कलम घिस्सू की कल्पना न उनसे होती थी और न किसी से पूछने पर उनसे यह परिचय ही दिया जाता था। कई बार तो वह मित्रों में बस सुशांत की चर्चा करते, प्रशांत की बात गोल कर जाते। कोई बहुत जोर देकर प्रशांत से मिलने की चर्चा करता तो उसकी मुलाकात सुशांत से करवाकर झट से बहाना बना देते, प्रशांत घर पर नहीं है। प्रभावती का मन चूर चूर हो जाता और प्रशांत पंख कटे पंछी सा छटपटाता रह जाता। सत्यव्रत अब जैसे सुशांत के लिए ही जी रहे थे। जब तक सुशांत घर में रहता वह उसके लिए एक एक चीज का ध्यान रखते। प्रशांत यह सब देख देख कर कटता रहता। फिर भी वह पिता की किसी बात का विरोध न करता। भले ही सत्यव्रत उसकी रुचि को जीत का नाम दे, पर कर अपने और पुत्र के मध्य निरर्थक विवादों को जन्म दे बैठते। यह कहते, केवल प्रभावती ही समझ सकती थी कि प्रशांत की रुचि किस चीज में है। ऐसे में वह सदा ही अपने पति को दबाकर रखती और प्रशांत के लिए वह सब करती जो सत्यव्रत सुशांत के लिए किया करते, और चाहती कि प्रशांत यही जाने कि पिता ने उसके लिए वह सब किया है। ऊंची आकांक्षाओं के बीच तनाव की कंटीली दूरियां तय करते करते दिन भागते गए। प्रशांत साहित्यकार के रूप में स्थापित हो चुका था और सुशांत डॉक्टर बन चुका था। अब दोनों घर पर ही मौजूद रहते। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों भाइयों में मतभेद पैदा होने लगा। गांव और मोहल्ले वाले भी सत्यव्रत की देखा देखी प्रशांत और सुशांत की तुलना कर उनमें नीचे और ऊपर की सीमा खींचने लगे थे। असल में खींचातानी तो तब शुरू हुई जब सुशांत अपनी डॉक्टर पत्नी लाया और प्रशांत अपने ही साहित्य की प्रशंसिका ब्याह लाया। घर में प्रशांत का कम मान सम्मान और सुशांत की अधिक इज्जत प्रशांत की पत्नी को हिलाने लगी थी। स्वयं सुशांत और उसकी पत्नी पूनम को भी प्रशांत का यह कहकर परिचय देना कि साहित्यकार है अच्छा न लगता। रोज रोज के इस मान अपमान ने प्रशांत को इतना परेशान कर दिया कि एक दिन उसने घर ही छोड़ दिया। तब प्रशांत की पत्नी रजनी की गोद में 9 महीने का प्रकाश था।
प्रभावती के चरण छूकर उसने कहा था, माँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। प्रशांत के जाने के 1 वर्ष बाद ही सत्यव्रत सेवानिवृत्त हो गए थे। कुछ सालों तक घर आसानी से चलता रहा। सुशांत और पूनम के हंसी ठहाके, सत्यव्रत की परम संतोषी मुद्रा, इन सब के बीच अपने एक पुत्र के विछोह के क्लेश को मौन रूप से झेलती प्रभावती बस जीती थी, एक पत्थर की तरह। कभी कभार पत्र पत्रिकाओं में अपने पुत्र की प्रशंसा देख पढ़कर पल भर के लिए उन्हें सुकून मिल जाता था। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। सुशांत को अपने विषय में शोध के लिए 3 वर्ष अमेरिका जाने का अवसर मिला। वह माँ बाप को आश्वासन देता हुआ पूनम के साथ चला गया। अब घर में केवल सत्यव्रत और प्रभावती के साथ अकेलापन रह गया। सत्यव्रत किताबें पढ़कर वक्त काटने लगे थे। घर में जितनी किताबें थी सब प्रशांत की सहेजी संजोई हुई थी। प्रशांत द्वारा अलग अलग पन्नों पर खींची गई लकीरों को देख और कुछ अपनी ओर से लिखी गई टिप्पणियों को पढ़कर सत्यव्रत मुस्कुराते। प्रभावती मन ही मन डरती कि ऐसा न हो कि वह पुनः इन पुस्तकों को पढ़कर प्रशांत का मजाक उड़ाने लगे। पर ऐसा नहीं हुआ। किताबों के साथ वक्त काटने के चक्कर में वह किताबों के दोस्त होते गए। दिन ही नहीं, रात में भी कई कई घंटे वह आंखों पर चश्मा चढ़ाए किताबें पढ़ते रहते। कई बार वह चकित होकर कह उठते, अरे, इन किताबों में तो बहुत कुछ है। मत पूछो क्या मिल रहा है इनमें मुझे। मैं तो सोचा करता था कि लोगों का वक्त बेकार करने के लिए इन पुस्तकों में केवल उल जुलूल बातें भरी रहती हैं। प्रभावती चकित होकर उन्हें सुनती, फिर रो पड़ती। अब कभी कभी वह उससे पूछने भी लगे थे, प्रशांत की कोई रचना अब देखने को नहीं मिलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने लिखना बंद कर दिया हो? उससे कहो वह कुछ लिखे, ऐसी ही कोई शानदार चीज जैसी मैं पढ़ रहा हूँ। कभी कभी तो सत्यव्रत आधी रात को पत्नी को उठाकर कहते, परसों प्रशांत की एक कहानी पढ़ी थी, एक प्रशंसा पत्र, उसे अवश्य डाल देना अपनी ओर से, इससे उसे हौसला बढ़ता है। कभी सत्यव्रत पुरानी बातें लेकर बैठ जाते, मुझसे प्रशांत जरूर नाराज रहता होगा। प्रभावती, मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा था इस पढ़ने लिखने के कारण। अब वह खींच खींच कर प्रशांत की रचनाएं पढ़ते। प्रभावती खुश रहने लगी। देर से ही, पर सत्यव्रत प्रशांत की सड़ी गली किताबों के ढेर सारे प्रीत तो कर सके। कभी कभी मन करता कि सत्यव्रत से पूछ ले, लिख दूं प्रशांत को कि यहीं आ जाए? कितना सूना लगता है मेरा घर। बच्चों के आने से रौनक हो जाएगी। सुशांत की चिट्ठियां आती तो उनसे यही लगता कि शेर के मुंह खून लग गया है। वह उस पराये देश का गुणगान ही करता रहता। ऐसा लगता जैसे वह वहीं बस जाएगा। पर कह कहाँ पाती। डर लगता कि सत्यव्रत बुरा न मान जाए, ऐसा न समझे कि वह उन्हें प्रशांत से पराजित करना चाहती हैं। शायद किसी दिन स्वयं ही कह दे, प्रभा, प्रशांत को बुला लो, वह भी तो हमारा बेटा है। मैंने उसे बहुत उपेक्षित किया, अब उसका प्रायश्चित करूंगा। पर सत्यव्रत खुद कभी न बोले। अंदर से कई बार वह उबलते उफनते प्रशांत से मिलने के लिए उतावले हो उठते, पर उसे बुला लेने की बात होठों पर न लाते। साल भर तो जैसे तैसे निकला, पर इसके बाद सत्यव्रत के अंदर का तनाव रोग बनकर फूट पड़ा। वह रक्तचाप के साथ साथ दमे की भी गिरफ्त में आ गए। डॉक्टरों ने उनसे बहुत अधिक न सोचने, व्यर्थ परेशान न होने की ताकीद कर दी। बार बार प्रभावती को भी हिदायत मिली कि वह अपने पति को व्यस्त रखे और दिमागी तौर पर प्रसन्न रखे। तब प्रभावती स्वयं को रोक ना पाई। वह समझ गई कि बुढ़ापे के इस अकेलेपन में वह बेटे प्रशांत के लिए परेशान है। पुत्र को देखने मिलने के लिए वह तड़प रहे हैं, पर अंदर के संकोच व पिता होने के अभिमान ने उनका मुंह सी रखा है। तब प्रभावती ने प्रशांत को यह सब समझाकर पत्र लिख ही दिया। पत्र मिलने में 4-5 दिन लगे होंगे और अब प्रशांत उनकी सेवा में वैसे ही उपस्थित हो गया जैसे आज से पहले कुछ हुआ ही ना हो। दमे से खांसते सत्यव्रत से प्रशांत ने उनका हालचाल पूछा तो उनकी हालत देखने लायक हो गई। आंखों के दोनों कोर भीग गए, कैसे सिसकी भरकर रो पड़े। प्रशांत ने उन्हें सहारा देकर उठाया। पिताजी, रोते नहीं, लीजिए अपने पोते से मिलिए। सत्यव्रत ने प्रकाश को बड़ी जोर से अपनी छाती से भींचकर आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद रजनी ने उनके पैरों का स्पर्श किया तो वह स्वयं को संभाल कर आंखें पोंछने लगे। कुछ मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। प्रभावती सत्यव्रत की ओर बढ़ी और वह प्रकाश को दुलार कर पूछने लगी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटे? प्रकाश ने हंसकर बताया, तीसरी में। खूब, और क्या क्या करते हो? मन लगाकर सितार बजाता हूँ। मैं बहुत अच्छा सितार वादक बनूंगा दादाजी। प्रभावती सन्न रह गई, कहीं सत्यव्रत बिदक न पड़े। अभी प्रशांत के प्रति जो थोड़ा बहुत पिघलाव शुरू हुआ है वह फिर हीम ना हो जाए। ऐसा हुआ तो वह कभी प्रशांत के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। वह कुछ कहती उससे पहले ही प्रशांत ने थोड़ा झेप कर सफाई दी। क्या कहूँ पिताजी,
बहुत चाहता हूँ कि यह पढ़ाई ज़्यादा करे और शौक कम पूरे करे, पर यह मानता ही नहीं। सोचता हूँ इसे डॉक्टर बनाकर अपने डॉक्टर न होने की आपकी शिकायत हमेशा के लिए दूर कर दूँ। कोई बात नहीं बेटे, सत्यव्रत ने सबकी इच्छा के विपरीत प्रभावती से कहा। तुम तो अच्छा सितार बजाते हो प्रभावती, तुम इसकी मदद करना। यह भी प्रशांत की तरह हमारा नाम रोशन करेगा। प्रभावती की आंखें भर आईं। प्रशांत ने चकित होकर पूछा, मगर सितार बजाने भर से यह क्या कर लेगा पिताजी? सत्यव्रत ने बहुत दृढ़ स्वर में कहा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। इसके पंख काटकर इसकी उड़ान मत रोको प्रशांत, इसे उड़ने दो। प्रशांत, जो गलती कल मैं करता रहा उसे आज तुम मत दोहराओ। मन के सुर जिस प्रकार बजाना चाहते हो उन्हें उसी प्रकार बजने दो। यह मत समझो कि यह डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सका तो इसकी उड़ान खत्म हो गई। नहीं बेटे, नहीं, यह सोचना बड़ी भूल है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कला को कोई विकास नहीं दे सका। अगर मैंने तुम्हारी कोई मदद की होती तो आज तुम वहाँ होते जहाँ 20 साल बाद होगे। अब हम अपनी इच्छा मनवाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि जिसे ऊपर उठना होता है वह अपना क्षितिज स्वयं ही ढूंढ लेता है। तुम ही बोलो, सूरज को आकाश में कौन चढ़ाता है? कोई भी तो नहीं, वह खुद ही ऊंचाइयों की तरफ उठता चला जाता है। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती की, जो अपनी इच्छाएं तुम पर थोपता रहा, लेकिन आज मुझे एहसास है कि मैं कितना गलत था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।